डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हम लोग आज क्लास 12 में बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। एक सवाल आता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का सेंस क्या होता है। रिप्रोडक्शन का सेंस होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग बींग्स अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग या संतान, औलाद, संतति की पैदाइश करता है या उसे जन्म देता है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन के जरिए कोई भी लिविंग बींग्स अपने स्पीशीज को, अपनी जात को, अपने खानदान को बनाए रखता है और ये इस जमीन पर, इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सके, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के मुताबिक बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक मामला ये आता है कि जब रिप्रोडक्शन की बात किया तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कोई भी लिविंग बींग्स अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। जो संतान की उत्पत्ति करेगा, जो ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा, वो पेरेंट कहलाएगा और जो पैदा होंगे वो ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। तो जब जिस चीज की पैदाइश होती है, जब जो चीज पैदा होता है, जब जो चीज जन्म लेता है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, समय के बाद, वक्त के बाद मरता है। तो पैदाइश से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो टाइम पीरियड होते हैं वो कहलाते हैं लाइफ स्पैन। और हम सबको जानते हैं कि अलग अलग लिविंग बींग्स का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में, इंसानों के बारे में, तो मानव या इंसान जो है उसका लाइफ स्पैन जो है वो लगभग 65 साल है, हाथी का 70 साल है, बनियान ट्री का 300 से 500 साल है, तोते का 140 साल है, कौवे का 25, गाय का 25 साल है और कौवे का 15 साल है। इसका ये मतलब होता है कि लिविंग बींग्स में अगर हम लोग किसी की आयु, उम्र, एज का पता लगाए तो एज कभी भी उसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि लगभग तोता और कौवा का साइज, आकार सेम होता है, लेकिन दोनों के एज में, लाइफ स्पैन में काफी फर्क है। कौवा 15 साल और तोता 140 साल तक जिंदा रहता है। रोज, गुलाब का फूल 10 साल तक, कुत्ता 25 साल तक, ये सभी के लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होगा? पैदाइश से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के टाइम पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन कहेंगे। जो भी चीजें पैदा हुई हैं वो सब एक्सपायर करेंगी, वो सब मरेंगी। ये नेचर का एक फंडामेंटल रूल है, इससे कोई आदमी इख्तलाफ नहीं रख सकता है, इसके अगेंस्ट या कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं होता है। कुछ लिविंग ऐसे हैं जो मरते नहीं। कौन से लिविंग्स मरते नहीं है? तो सिंगल सेल एनिमल्स जो बाइनरी फिशन को परफॉर्म करते हैं वो कभी भी डेड या एक्सपायर नहीं करते हैं, क्योंकि जब उनका बॉडी मैच्योर, बड़ा हो जाता है तो वो बॉडी टूट के दो बना देता है और किसी प्रकार का कोई वेस्ट या रेसिड्यू नहीं बचता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिंगल सेल एनिमल इमॉर्टल होते हैं, बाकी सभी लिविंग बींग्स मॉर्टल होते हैं, मरते हैं। अब इसमें एक बात आ गई कि चलिए दो बात तो हम लोग समझ गए, लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन और मॉर्टिलिटी, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का क्या बेसिक फंक्शन है? अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्शन की बहुत सारे फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग बींग्स अपने जात, अपने खानदान को बनाए रखे। अगर कोई लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका वंश, खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे वो जमीन पर खत्म हो जाएगा। दूसरा फंक्शन आता है रिप्लेसमेंट। जो भी लिविंग बींग्स पैदा होते हैं उनको मरना है। सर्टेन वक्त के बाद 10 हफ्ता, 10 साल, 35 साल, 25 साल, 15 साल
सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है। तो इससे पता चलता है कि अगर वो एक्सपायर करते हैं, वो मरते हैं, तो उनकी जगह खाली हो जाएगी। उनकी जगह को भरने के लिए रिप्रोडक्शन के जरिए नए लिविंग बींग्स पैदा होते हैं जो उनके जगह को, उनके स्पेस को फुलफिल करते हैं। इसी तरीके से आता है वेरिएशन। रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग तरह के बदलाव को लेकर के आता है। ये बदलाव इस तरह के एटमॉस्फेयर में, कंडीशंस में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। थर्ड आता है लोगों का नेक्स्ट, इसके बाद आता है लाइफ। जमीन पर जिंदगी की एग्जिस्ट करना, जमीन पर जिंदगी का मौजूद होना डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन पर। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जमीन पर जिंदगी नहीं होगी। इसी तरीके से इसी तरीके से इसके बेसिक फंक्शंस हो गए। फिर उसके बाद आएगा हम लोगों का फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स हैं? तो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में हमेशा सबसे पहला फीचर्स होगा कि सेल जो है वो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, सेल में वृद्धि होगी। जब तक सेल ग्रो नहीं करेगा, सेल में वृद्धि नहीं होगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दूसरा इसकी खासियत है, रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी लिविंग बींग्स के बॉडी के अंदर मौजूद डीएनए अपनी ही जैसी नई कॉपीज को बनाता है। उसके बाद डिवीजन ऑफ सेल्स, नेक्स्ट सेल जो बढ़ेंगे, मैच्योर करेंगे, उसमें डिवीजन होगा। हम सबको जानते हैं कि सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं मियोसिस और एक को बोलते हैं माइटोसिस। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन में आगे देखते हैं तो रिप्रोडक्शन में आगे बात आ जाती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के कितनी विधियां हैं या रिप्रोडक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है? तो रिप्रोडक्शन की दो विधि है। एक कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीनिंग या मतलब क्या होता है? तो अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहें हम लोग तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं अलैंगिक जनन और सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जनन। दैट मीन्स वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल पार्टिसिपेट करते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, उनका फ्यूजन होता है और उसके बाद एक नए स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं जिसमें सेक्स सेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो फ्यूज नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये यूनिपैरेंटल होते हैं। दैट मीन्स इसमें एक ही पैरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अमीबा डेवलप करता है, उसके जब वो मैच्योर कर जाता है उसके न्यूक्लियस टूटते हैं और इससे वो दो अलग होकर दो नए लिविंग बींग्स का बनाता है, जिसको हम लोग सिस्टर या डॉटर वीवा कहते हैं। दोनों छोटे होते हैं, आपस में सिस्टर कहलाएंगे और पैरेंट के मुताबिक वो डॉटर कहलाएंगे। तो एसेक्सुअल का मतलब हो गया वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पैरेंट पार्टिसिपेट करे। दूसरी इसकी खासियत ये होती है कि इसमें काफी जल्दी से ऑफस्प्रिंग की पैदाइश होती है। ये क्विक मेथड है, क्विकर मेथड है। तीसरी इसकी खासियत है कि इसमें हेप्लोइड और डिप्लोइड अल्टरनेशन नहीं होता है। अब एक टर्म आया हेप्लोइड और डिप्लोइड, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी लिविंग बीइंग्स की अगर बात करें तो उसके बॉडी में क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं और वो एक पेयर में सेट में होता है। तो किसी भी लिविंग बीइंग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहलाता है डिप्लॉयड और इसको 2n से हम लोग दिखाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में 46 होता है और इसको हम लोग दिखाते हैं 23 पेयर या 2n कहेंगे। जब ये हाफ हो जाएगा तो ये हेप्लॉइड कहलाएगा और n से दिखाया जाएगा। तो एसेक्सुअल में हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड अल्टरेशन नहीं पाया जाता है। इसमें मियोसिस नहीं होता है, इसमें सिर्फ माइटोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस के जरिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं।
ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की बात की जाए, एसेक्सुअल में कई टाइप्स है, यानी लिविंग बीइंग्स जो है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो अलग अलग मेथड को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो एसेक्सुअल में कई टाइप्स आता है। सबसे पहला टाइप आता है फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? वैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई लिविंग बीइंग्स टूट करके दो या दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करे और दोनों ही सिमिलर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिशन। वैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग्स दो या दो से ज्यादा टूटने के बाद नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग फिशन कहते हैं। अब इस तरीके से देखा जाए तो फिशन के तीन टाइप्स होंगे या तीन सब टाइप होंगे। एक कहलाएगा बाइनरी, एक कहलाएगा मल्टीपल और एक कहलाता है प्लाज्मोटोमी। बाइनरी, बाई का लफ्जी माने होता है दो, बाई का लफ्जी माने दो, दैट मीन्स कि वैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग्स टूट करके ब्रेक होकर के दो नए सिमिलर ऑर्गेनिज्म्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को भी सब पार्ट में तोड़ा गया है और इसके 4 सब पार्ट है। मामला यहाँ पर ये नहीं कि इसके सब पार्ट क्या होंगे, बल्कि बाइनरी फिशन को जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें लिविंग बीइंग्स किस एक्सिस पर हाफ हो रहा है, क्योंकि बाइनरी में हाफ ही होगा, दो बराबर बटेगा, किस एक्सिस पर हाफ हो रहा है उस एक्सिस के मुताबिक इसको 4 सब पार्ट में बांटा गया है। एक को कहा गया है लॉन्गिट्यूडनल, एक को कहा गया है लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स वैसा बाइनरी फिशन जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग्स परपेंडिकुलरली ऊपर से दो इक्वल पार्ट में बटे, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और इसका एग्जांपल होता है यूग्लिना। हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, ऐसे करके हाफ हो जाएगा, ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा कहलाता है हम लोगों का ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जब कोई लिविंग बीइंग्स हॉरिजॉन्टली हाफ हो। पैरामीशियम आपने देखा होगा, पैरामीशियम एक लोअर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सीलिया होता है और वो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो जब हाफ होता है, इक्वल पार्ट में बढ़ता है, तो वो जमीन के या सरफेस के पैरेलल लाइन से हाफ होता है, इसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। यानी पैरामीशियम वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लोअर ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिशन को परफॉर्म तो करता है, लेकिन उसमें भी अकॉर्डिंग टू एक्सिस, डिवीजन एक्सिस, भाग करने वाले, उसको दो पार्ट में बांटने वाले एक्सिस के, दो पार्ट में बांटने वाले एक्सिस के हॉरिजॉन्टली बढ़ता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है कि अपने एक्सिस के साथ एक खास एंगल बना देगा। तब कहने का सेंस हो गया कि जब कोई भी लिविंग बीइंग्स खास एंगल से हाफ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक। और नेक्स्ट आता है सिंपल या इरेगुलर, दैट मींस कि कहीं किसी भी एक्सिस से कहीं पर से भी वो टू इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड सिंपल। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, ऑब्लिक और सिंपल। ये हुआ हम लोग का 4 प्रकार। पूरा स्पेलिंग हमने लिखा है, नोट्स आपको भेजेंगे, पूरा स्पेलिंग समझ जाएगा। नेक्स्ट आया मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन कहते हैं किसको? तो मल्टीपल फिशन वैसे फिशन को कहा जाता है जिसमें लिविंग बीइंग्स एक बार में बहुत सारे सिमिलर ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, जन्म देता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं मल्टीपल फिशन। इसमें मामला ये होता है कि इसके न्यूक्लियस जो होते हैं, मान लीजिए कि ये कोई एनिमल है, अमीबा, इसमें न्यूक्लियस है
जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। और उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है ये कई छोटे छोटे इक्वल साइज में टूटता है। टूटने के बाद इसके अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म एक एक न्यूक्लियस को कवर कर लेता है और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो सिस्ट टूटता है, उसके साथ साथ अमीबा का सरफेस भी टूटता है और एक साथ मिलियंस ऑफ ऑफस्प्रिंग बाहर आते हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोटोमी इज ए टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन। बस दोनों फर्क इतना ही है कि मल्टीपल फिशन में एक ही न्यूक्लियस होता है जो कई पार्ट में टूटता है। प्लाज्मोटोमी का सेंस हो गया कि इसमें कई न्यूक्लियस होते हैं और ये कई न्यूक्लियस एक साथ मौजूद होते हैं और जब कंडीशंस के मुताबिक इसमें जो कई न्यूक्लियस मौजूद हैं ये न्यूक्लियस क्या करते हैं कि अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कवर कर लेते हैं और कवर करने के बाद अनफेवरेबल कंडीशन में आसानी से ये टूट करके बाहर आते हैं। तो प्लाज्मोटोमी में जो वर्किंग होगी उसमें न्यूक्लियस ज्यादा होगा और मल्टीपल फिशन में जो वर्किंग होगी उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस पहले टूटेगा और अलग अलग साइटोप्लाज्म कवर करेगा। तो फिशन सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ जिसमें इस बात को देखा गया कि इसके 3 सब पार्ट होते हैं, बाइनरी, मल्टीपल और प्लाज्मोटोमी। बाइनरी के 4 सब पार्ट, सिंपल किसी भी एक्सिस से 2 बराबर भाग में बढ़ जाए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल का सेंस होता है कि परपेंडिकुलर हाफ हो, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल हाफ हो, ऑब्लिक विद एंगल हाफ हो। नेक्स्ट आएगा हम लोग का बडिंग। बडिंग कहते किसको है? बडिंग का सेंस होता है कि जब कोई लिविंग बीइंग्स के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्वेल, फूलन या सूजन, जिसको अंग्रेजी में लोग बर्ड बोलते हैं, वो डेवलप करता है। तो डेवलप करने के बाद वो अपने पेरेंट्स से जिसके बॉडी पे ये डेवलप कर रहा है उससे नोरिशमेंट लेता है, खाना पीना लेता है और डेवलप करने के बाद अपने बॉडी को इस हद तक डेवलप कर लेता है कि वो पेरेंट्स अलग होकर के एक नई जिंदगी गुजार ले। तो इस तरह से जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। आप बाकायदे देख सकते हैं कि हाइड्रा आपने पढ़ा होगा। हाइड्रा में आप लोगों ने देखा है कि इसके बॉडी पर एक छोटा सा सोल डेवलप करता है, इसको हम बड बोलते हैं। यहाँ मदर से एक न्यूक्लियस ले लेता है, टूट के चला जाता है और सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये डेवलप करता है। डेवलप करने बाद दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं और 2 नए लिविंग बीइंग्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी 2 बनते हैं और बाइनरी में भी 2 ही बनते थे। बस दोनों में फर्क इतना है कि इसमें जो बनता है बड़ा और छोटा, पैरेंट और ऑफस्प्रिंग, जबकि बाइनरी में पेरेंट्स टूट करके 2 बराबर बनाता था। इससे दोनों में फर्क है, डिफरेंसेस है। बडिंग, जब बडिंग किसी यूनिसेलुलर एनिमल्स में होता है, एक कोशिकीय जीव में, तो इसको हम लोग टोरुलेशन बोलते हैं और इसका एग्जांपल आता है ईस्ट। नेक्स्ट आया हम लोगों का स्पोर फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है बाबू कि स्पोर है क्या। व्हाट इज स्पोर? स्पोर्स आर माइन्यूट स्फेरिकल स्ट्रक्चर which has dual function। स्पोर्स छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी 2 फंक्शंस होती है। एक, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरा ये वहां जाकर के नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेंगे, पैदा करेंगे, जन्म देंगे। ये पाया जाता है। अनाइजोपस एक एग्जाम्पल हुआ जिसमें ये आसानी से देख लेते हैं। स्पोर्स के कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। स्पोर्स कुछ ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जो चलते फिरते हैं, मोटाइल होते हैं, और दूसरे जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं। तो जो स्पोर्स मोटाइल होते हैं
उनको हम लोग बोलते हैं ज़ूस्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स एग्जाम्पल में आते हैं क्लेमेडोमोनास, और ये एक्वाटिक है, पानी में पाए जाते हैं। एप्लानोस्पोर्स के लिए जो एग्जाम्पल लिया जाता है उसके लिए लेते हैं हम लोग पेनिसिलियम, और इसमें जो स्पोर्स होता है जो नॉन मोटाइल है उनमें उस स्पेशल स्पोर का नाम है कॉलिडिया। फिर इसके बाद आता है हम लोग का फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, FRAG, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का लफ्ज माने क्या होता है? फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, सेक्शन, खंड, किसी से तोड़ के काट के निकाल लिया जाए। तो फ्रैगमेंटेशन का सेंस जब टुकड़ा खंड होता है, किसी में से तोड़ के काट के निकाल लिया जाए, तो ये वैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जब कोई लिविंग बीइंग्स मौजूद है और ये लिविंग बीइंग्स आसानी से किसी वजह से 20 से 2 पार्ट में टूट जाए, तो हर पार्ट एक नए लिविंग बीइंग्स के तौर पर, एक नए जीव के तौर पर वर्क करता है, मरता नहीं है। 20 से टूट गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों दो ठो हो गया, पहले एक था। इट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट आया हम लोगों का रीजनरेशन। रीजनरेशन का सेंस क्या होगा? री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब जनरेट करना, जन्म देना, पैदा करना, बनाना। रीजनरेशन का पूरा सेंस क्या हो गया? दोबारा से किसी चीज का आ जाना। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में लिजर्ड छिपकली देखा होगा, और छिपकली का जब दुम कट जाता है, टूट के गिर जाता है, तो कुछ वक्त बाद नया दुम निकल जाता है, टेल। दैट मीन्स कॉल्ड रीजनरेशन। दोबारा से उसमें ये टेल आ गया, ठीक है। लेकिन टेल जो है उसका ऑर्गन है, पार्ट है, वो लिविंग बीइंग्स नहीं है। बहुत सारे लिविंग बीइंग्स ऐसे हैं जिनमें कोई पार्ट टूट जाता है, तो वो क्या करता है कि टूटने के बाद उसका जो पार्ट लॉस हो गया है, उस लॉस पार्ट से अब उस लॉस पार्ट को दोबारा बना लेता है, बना के एक नया लिविंग बीइंग्स होता है। जैसे आपको बता दें, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं आपको, इट इज कॉल्ड प्लेनेरिया। होगा प्लेनेरिया। यहां से टूट जाए, 3 पार्ट नजर आएगा। ये ऊपर का पार्ट ऐसे, बीच का पार्ट ऐसे, ये पार्ट अलग है। तो ये क्या करेगा? ये 2 पार्ट हेड और टेल का फॉर्मेशन करेगा, एक बन गया। ये क्या करेगा? बॉडी और टेल का फॉर्मेशन करेगा, 2 बन गया। ये क्या करेगा? बॉडी और हेड का फॉर्मेशन करेगा, 3 बन गया। तो यानी कि रीजनरेशन का मतलब ये हो गया कि लॉस पार्ट को दोबारा डेवलप करके एक नए लिविंग बीइंग्स का बनाना, दैट इज कॉल्ड regeneration. Regeneration is a type of asexual reproduction in which living beings develop their lost part and forms a new living individuals. उसके बाद आया हम लोगों का एडवांटेज ऑफ लिविंग, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या फायदे हैं और कुछ इसके नुकसान भी होंगे। जब कोई चीज हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसके बारे में अच्छाई और बुराई दोनों ही पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम उसको फैसला करेंगे बैठे। वी आर नॉट जज, वी आर स्टूडेंट। और जब हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो इसमें इस बात को एनालाइज करते हैं कि बहुत ही आराम से हम लोग बताएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। दैट मीन्स एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यूनिपैरेंटल होता है, एक ही पैरेंट पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा इसका रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, काफी तेज इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा इसमें लिविंग बीइंग्स जल्दी से जल्दी सामने आ जाते हैं। चौथा जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, यंग वंस, जो इनकी संतति होती है, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल
फोटोकॉपी एक जैसे होते हैं। दीज आर द एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि चूंकि ये क्यूकर मेथड है और एक साथ में बहुत सारे लिविंग्स पैदा होते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है, जिससे नॉरिशमेंट की परेशानी आ जाती है। नेक्स्ट आ गया इसका, इट हैज नो रोल इन इवोल्यूशन। चूंकि पेरेंट्स से जब ये नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो नए ऑफस्प्रिंग बनने के वजह कर इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का ही गुण आएगा और यूनिपैरेंटल है, इससे ये किसी प्रकार के इवोल्यूशन में अपना रोल अदा नहीं करते हैं। ये सब इसके फंक्शन हो गए, डिसएडवांटेज होगा और एडवांटेज होगा। अब आया हम लोगों का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेंस क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेंस क्या होता है कि वैसा रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी जिसमें किसी भी प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके अन्य पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा दूसरे ऑर्गेन्स रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। हम सबको जानते हैं कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर मौजूद सीड्स के जरिए पौधा डेवलप करता है। लेकिन कई सारे प्लांट्स के बारे में हम और आप खुद जानते हैं कि वो ऐसे वर्क को परफॉर्म करते हैं जिसमें काफी आसानी से वो सीड्स पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे गुलाब की हम लोग बात करते हैं, रोज, उसके स्टेम को बो देते हैं तो एक नया पौधा निकल जाता है। ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते से नया प्लांट निकल जाता है। तो कहने का सत्य हो गया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वैसा रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा पार्ट पार्टिसिपेट करता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक कहलाते हैं नेचुरल, दूसरा कहलाते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब ये हो गया कि जो नेचुरली हो उसमें ह्यूमन बींग्स का इंटरफेयर ना हो। हम लोग देखते हैं जिसको मिंट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पुदीना। तो जब पुदीना को काटा जाता है तो उसको स्टेम से काट लेते हैं क्योंकि उसके जो स्टेम जमीन के अंदर होते हैं उसमें नए प्लांट्स को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। तो नेचुरल में आ गया हम लोगों का स्टेम, रूट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आसानी से डेवलप हो जाते हैं, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो इंसान अपने फायदे के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को परफॉर्म करता है और दैट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नोन एज आर्टिफिशियल। और इसके बेसिकली 3 टाइप्स है। एक कहलाता है कटिंग, जैसे आपको एग्जांपल दिया, गुलाब के प्लांट्स को काट के बो दिया जाए, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको काट के बो देने से, स्टेम को बो देने से नया प्लांट निकल जाता है। दूसरा कहलाता है लेयरिंग, जैसे अंगूर, जैस्मीन, ऐसे प्लांट्स है जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। We are not talking about the specialized species। आमतौर पर हम देखते हैं नहीं पाया जाता, और जिसमें बीज पाया जाता है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसके शाख ब्रांच को हम लोग जमीन में छील करके दबा देते हैं और वहां बस मिट्टी का लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वहां बस नया रूट निकल जाए और उसके बाद एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाए। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को एक साथ अटैच करना। जब किसी खास जमीन में कोई खास तरह का प्लांट नहीं डेवलप कर पा रहा है तो हम लोग ये देखते हैं कि वहां का नेटिव प्लांट्स क्या है, उस नेटिव प्लांट्स को वहां डेवलप करा लेते हैं, और जो दूसरे किस्म के प्लांट को हमको डेवलप करना होता है उसके ब्रांच को काट करके उसको इस तरह से काटते कि दोनों बैठ जाए, आइदर वी शेप, एम शेप बैठा लेते हैं और उसको आसानी से सील कर देते हैं। फिर उसके ऊपर रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीजन जिबरेलिन जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको इनहांस करते हैं जिससे वो सक्सेस कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जो रूट वाला पार्ट होता है वो कहलाता है स्टॉक, जो ऊपर वाला पार्ट होता है साइकन। इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। तो ये आज पहला लेक्चर हुआ जिसको एसेक्सुअल की बात तक हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि यहां से आगे आएगा हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। इसका नोट्स आप लोगों को हम भेज देंगे।